नमस्कार दोस्तों, डिकोड एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट जो कि आपके यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और आरओ एआरओ दोनों परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे साथ ऐश्वर्या सिंह के साथ। क्लास में किसी भी तरीके का डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहूँगी यूपीपीसीएस फाउंडेशन कोर्स के बारे में। इस फाउंडेशन कोर्स में एंटायर सिलेबस को कवर किया गया है। यहाँ पर प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सिलेबस को कवर किया गया है क्लास। जब मैं प्रीलिम्स की बात कर रही हूँ तो यहाँ पर आपके जीएस पेपर के साथ साथ सीसैट प्लस करंट अफेयर इंक्लूडेड होगा और मेंस में जीएस पेपर के साथ साथ हिंदी और ऐसे पेपर भी इंक्लूडेड होगा। किस तरीके से मेंस में आपको आंसर्स को लिखना है ये भी बताया जाएगा। तो इस कोर्स से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आज की क्लास का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। पहले प्रश्न को ध्यान से देखिए, हम प्रश्नों के माध्यम से आज के टॉपिक को रिवाइज करेंगे। क्या दिया गया है? राजा राम मोहन रॉय किन भाषाओं में पारंगत थे? ठीक है, संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका सही उत्तर है वो है उपयुक्त सभी। राजा राम मोहन रॉय को संस्कृत, अरबी, अंग्रेजी, फारसी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक, हिब्रू सारी लैंग्वेजेस आती थी। तो डी आपका सही उत्तर है। क्लास, अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। देखिए, राजा राम मोहन रॉय की जब भी हम बात करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा 1814 में उन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया था। सबसे पहला पॉइंट परीक्षा में पूछा जाता है कि आत्मीय सभा का गठन कब हुआ था? तो 1814 में। किसके द्वारा आत्मीय सभा का गठन किया गया था? राजा राम मोहन रॉय द्वारा। ठीक है, फिर 1814 के बाद आप 1828 में आएंगे। 1828 में राजा राम मोहन रॉय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। और 1829 का जो टाइम है वो इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 1829 में सती प्रथा उन्मूलन हुआ था। सती प्रथा को पूरी तरीके से खत्म करने की बात कही गई थी, एबॉलिश करने की बात कही गई थी। उस समय कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था। ईयर इंपॉर्टेंट है। सती प्रथा एबॉलिश कब हुई? 1829 में। कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक था, याद रखिएगा। और इसमें किसका बहुत बड़ा योगदान था? राजा राम मोहन रॉय का, याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, राजा राम मोहन रॉय के जो भाई थे उनकी मृत्यु हो जाती है और इनकी भाभी को सती लोग कर देते हैं, मतलब उनको जिंदा जला देते हैं, जिसका कि विरोध राजा राम मोहन रॉय ने बहुत किया था। लेकिन उसके बाद भी किसी ने इनकी बात नहीं सुनी थी और इस दृश्य को देखने के बाद, अपनी भाभी को जिंदा जलते हुए देखने के बाद इन्हें बहुत दुख हुआ। ठीक है, और फिर देखिए इन्हीं के प्रयासों का नतीजा था जो 1829 में सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। फिर 1830 में राजा राम मोहन रॉय इंग्लैंड चले जाते हैं एम्बेसडर बन के मुगल्स के। अकबर द्वितीय की जब हम बात करते हैं, अकबर द्वितीय ने राम मोहन रॉय को उपाधि दी थी राजा की। पूछा जाता है राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो यहाँ पर अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी, जो कि एक मुगल एम्परर था। इन्होंने इन्हें राजा की उपाधि देकर इंग्लैंड भेजा कि आप जाइए इंग्लैंड, क्वीन से मिलिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि हमारा पेंशन वेंशन अच्छे से आता रहे, कोई दिक्कत ना हो, हमें थोड़ा बढ़ाए, ऐसा कैसा आप लोग हमको परेशान कर रहे हैं। और 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है इंग्लैंड में, ये याद रखिएगा। परीक्षा में हो सकता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में प्रश्न पूछ ले। यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको कि मैं ऐड करना चाहूंगी। जैसे 1814 में आपको पता है कि आत्मीय सभा का गठन हुआ। एक बार देख लूं, दिख रहा है ना ये जो मैं लिख रही हूँ? ठीक है। इसके बाद आपको कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, वो इस तरीके से है। जैसे 1816 की जब हम बात करेंगे, 1816 की, तो यहाँ पर वेदांत सोसाइटी का इन्होंने गठन किया था। किसका? वेदांत सोसाइटी का, याद रखिएगा, 1816 में। दिख रहा है ना क्लास? ठीक है। फिर उसके बाद जब हम देखते हैं 1817 में हिंदू कॉलेज का गठन हुआ था। हिंदू कॉलेज का गठन हुआ था, ये याद रखिएगा। फिर 1825 की जब हम बात करते हैं तो वेदांत कॉलेज का गठन इनके द्वारा किया गया था। तो
कभी भी अगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड प्रश्न पूछे तो यही सब पूछेगा। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय सभा का गठन कब किया था, आप बताएंगे 1814 में। ठीक है, फिर 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी का गठन किया था। 1817 में हिंदू कॉलेज में के गठन में इनका योगदान था। फिर 1825 की बात करेंगे तो वेदांत कॉलेज का गठन में इनका योगदान था। फिर 1828 में ब्रह्म समाज की इन्होंने स्थापना की थी। 1829 में इनके अथक प्रयासों के द्वारा ही सती प्रथा पर रोक लगा दी गई। उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1830 में ये इंग्लैंड चले गए एम्बेसडर बन के मुगल्स के। ठीक है, एक दो प्रश्न और जो पूछा जाता है वो भी मैं बता दूं कि पहला प्रश्न तो आपको पता चल गया कि राजा राम मोहन रॉय को राजा की उपाधि किसने दी, अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी। इनको युगदूत किसने कहा है, बताइए, इनको युगदूत की उपाधि किसने दी है, थोड़ा सोचिए बताइए। तब तक मैं थोड़ा साइड हटती हूं, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। क्लास स्क्रीनशॉट ले लीजिए। याद रखिएगा 1814 में सबसे पहले इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। वेदांत सोसाइटी का गठन इन्होंने 1816 में किया। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज का गठन किया। 1825 की जब हम बात करेंगे इन्होंने वेदांत कॉलेज का गठन किया और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। और युगदूत की उपाधि इनको किसके द्वारा दी गई थी, सुभाष चंद्र बोस द्वारा। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस कर सकते हैं राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड मैंने डिस्कस कर लिए। अच्छा, यहाँ पर ये चीज क्लियर हो गई, ये तो मैंने आपको बता दिया। राजा की उपाधि इन्हें अकबर द्वितीय द्वारा दी गई थी 1830 में। ठीक है, ताकि ये इंग्लैंड जाएं और मुगल्स को रिप्रेजेंट करें और उनकी जो डिमांड है उसको रखें। यहाँ पर ब्रह्म समाज की जब बात हो रही है तो ब्रह्म समाज से रिलेटेड कुछ और चीजों को हम डिस्कस कर लेते हैं जहां से परीक्षा में प्रश्न बन सकता है। सबसे पहली चीज तो आपको पता चल गई, 1828 में राजा राम मोहन रॉय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। ठीक है, यहाँ पर आदि ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं इसकी स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की गई थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे इन्होंने 1842 में ब्रह्म समाज को ज्वाइन किया था। ये 1842 में ये ब्रह्म समाज से जुड़े। एक और तत्वबोधिनी सभा के बारे में भी आपने सुना होगा। 1839 में उसका गठन हुआ था और उसका गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। तो याद रखिएगा रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम सबसे पहले तत्वबोधिनी सभा से जुड़ता है, जिसका गठन उन्होंने 1839 में किया था। और तत्वबोधिनी सभा जो थी वो किससे इंस्पायर थी, राजा राम मोहन रॉय के ही थॉट्स से। ठीक है, और बाद में देखते हैं 1842 में देवेंद्रनाथ टैगोर खुद ब्रह्म समाज को जाकर ज्वाइन कर लेते हैं 1842 में। लेकिन 1866 आते आते ब्रह्म समाज में दरार पड़ जाती है, स्प्लिट हो जाता है ब्रह्म समाज पहली बार। किसमें, आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में। ठीक है, क्या क्यों स्प्लिट होता है, प्रश्न ये बनता है। दरार पड़ी ब्रह्म समाज में 1866 में, तो क्यों पड़ी, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो पूरी तरीके से इंस्पायर्ड थे किससे, राजा राम मोहन रॉय से। ठीक है, ये याद रखिएगा, वो उनके विचारों को और आगे ले जाना चाहते थे। आपने देखा 1830 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई। और यहाँ पर अगर हम केशव चंद्र सेन की बात करें तो इनके थॉट्स जो थे वो थोड़े रेडिकल थे। जैसे केशव चंद्र सेन का था कि हमारे समाज में, मतलब हमारी जो सभा है इसमें इंटरकास्ट मैरिज से रिलेटेड इश्यूज को भी देखना चाहिए। ठीक है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो वो इन सब मुद्दों पर भी चर्चा करना चाहते थे, इन सब मुद्दों को भी इंक्लूड करना चाहते थे। लेकिन जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे वो चाहते थे कि जिस तरीके से ब्रह्म समाज अभी तक राजा राम मोहन रॉय के ही थॉट को आगे बढ़ाता हुआ आ रहा है वैसे ही चले, कोई चेंजेस ना हो। इसी को चलते एक दरार पड़ी और ब्रह्म समाज आपका आदि ब्रह्म समाज में और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया में टूट गया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की जब बात करेंगे 1866 केशव चंद्र सेन का नाम याद रखना है। जब आदि ब्रह्म समाज की हम बात करेंगे तो आपको देवेंद्रनाथ टैगोर का नाम याद रखना है, रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी का नाम। लेकिन यहां पर एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, जब भी देवेंद्रनाथ टैगोर की बात आएगी तो आप 1839 के तत्वबोधिनी सभा को भी याद रखेंगे। क्लियर, डन, रिवाइज हो रहा है। चलो फिर यहां पर देखो साधारण ब्रह्म समाज का गठन होता है 1878 में। यहां पर क्या कहानी होती है, यहां पर केशव चंद्र सेन अपनी ही बेटी की शादी, चाइल्ड मैरिज कर देते हैं उसका। ठीक है, अपनी ही छोटी नाबालिग
बिटिया की शादी कर देते हैं, जिससे लोग इनसे खफा हो जाते हैं। और यहाँ पर आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव, उमेश चंद्र दत्ता, ये लोग मिलकर साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना कर देते हैं 1878 में। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो। इसीलिए मैं अब टाइम भी दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग कहते हैं मैम आप कहती तो हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेकिन बोर्ड के सामने से हटती ही नहीं। अब यहां पर इस प्रश्न को देखो, किस वर्ष विधवा महिलाओं को अंतिम संस्कार की चिता पर जलाने की प्रथा, जिसे सती कहा जाता था, पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इसे प्रतिबंधित करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो अभी हमने देखा कि सती प्रथा उन्मूलन कब हुआ है, 1829 में। लॉर्ड विलियम बेंटिक था और किसका योगदान था? राजा राम मोहन रॉय का योगदान था। तो यहां पर बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़े, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान दीजिए, राजा राम मोहन रॉय ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तकें लिखी हैं? तो यहाँ पे परसेप्ट्स ऑफ जीसस, सत्यार्थ प्रकाश, गिफ्ट टू मोनास्टिक्स। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पहला और तीसरा तो आपका सही है, लेकिन सत्यार्थ प्रकाश जो है वो राजा राम मोहन रॉय द्वारा नहीं लिखी गई है। तो प्रश्न बनता है किसके द्वारा लिखी गई है? हिंट दूं, जिसने बोला है बैक टू वेदास। बैक टू वेदास किसने बोला है? दयानंद सरस्वती ने बोला है। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती द्वारा लिखी गई पुस्तक है। ठीक है, यहाँ पर क्लास एक दो पुस्तक और याद रखिएगा, जैसे संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी का नाम आएगा तो आपको किसका नाम याद रखना है? राजा राम मोहन रॉय का याद रखिएगा। ठीक है, उसी के बाद मिरातुल अकबर, अखबार। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ब्रह्म क्रॉनिकल, ये सब किससे जुड़ी है? ये सब राजा राम मोहन रॉय से जुड़ी हुई पुस्तकें हैं। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश की बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती। क्लियर? रिवीजन हो रहा है? बताना कमेंट बॉक्स में। तो आपका ए सही है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। ब्रह्म समाज भारत में सबसे शुरुआती सामाजिक धार्मिक सुधारों में से एक था। ब्रह्म समाज में पहला विभाजन कब हुआ? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ब्रह्म समाज में पहला विभाजन आपका 1866 में हुआ। आदि ब्रह्म समाज याद है ना? किसके द्वारा? देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा। और ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया कौन थे? केशव चंद्र सिंह। क्लियर? अगले प्रश्न को देखते हैं। रिवीजन हो रहा है ना अच्छे से? अगला प्रश्न देखिए, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या पूछा गया है। डेविड हेरे राजा राम मोहन रॉय के सहयोगी थे। उन्होंने निम्नलिखित में से किस कॉलेज संस्था की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो अभी मैंने आपको बताया कि जब हम बात करते हैं हिंदू कॉलेज की, तो यहां पर राजा राम मोहन रॉय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। देखिए, डेविड हेरे और राजा राम मोहन रॉय ने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। कहां पर? कोलकाता में। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये चीज बताई है, जब मैंने आपको बताया था कि 1814 में आत्मीय सभा का गठन हुआ है, 1816 में क्या हुआ? वेदांत सोसाइटी का गठन हुआ है। उसी के बाद मैंने आपको बताया था कि 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना में राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। और ये हिंदू कॉलेज आपका कहाँ स्टैब्लिश हुआ था? कोलकाता में। और राजा राम मोहन रॉय का साथ किसने दिया था? डेविड हेयर ने दिया था, हरी ने दिया था। चलो अगला प्रश्न देखिए क्या दिया गया है। वेदांत कॉलेज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बोला गया है इसने केवल स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा दिया था। इसकी स्थापना वर्ष 1825 में हुई थी। इसकी स्थापना
विवियन डेरियोजा ने की थी या फिर इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी। अब ध्यान दो क्लास, हम राजा राम मोहन रॉय की बात कर रहे हैं। राजा राम मोहन रॉय कलकत्ता में है ना, कलकत्ता में है। तो यहाँ पर वेदांत कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन रॉय ने 1825 में कलकत्ता में की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इसकी स्थापना लखनऊ में हुई थी? नहीं। विवियन डेरियोजा ने की थी? नहीं। 1825 में हुई थी? हाँ। इसने केवल स्वदेशी ज्ञान को बढ़ावा देने की बात कही थी? नहीं। यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन को भी प्रमोट किया गया था। तो आपका सही स्टेटमेंट क्या होगा? केवल बी। याद हो रहा है राजा राम मोहन रॉय से रिलेटेड सारे फैक्ट्स? याद हो रहे होंगे। देखो प्रश्नों के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम चीजों को रिवाइज कर रहे हैं। अभी वन लाइनर क्वेश्चन में जब पढ़ाऊंगी तो और जो छोटा मोटा एक दो फैक्ट्स होगा वो भी रिवाइज हो जाएगा। इस प्रश्न को देखो, यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर बोला गया है। इसकी शुरुआत विवियन डेरियोजा ने की थी, ठीक है। विवियन डेरियोजा कलकत्ता के संस्कृत कॉलेज में शिक्षक थे। इस आंदोलन के प्रतिभागियों ने रूढ़िवादी विचारों का समर्थन किया था और उपयुक्त में से कोई नहीं। करेक्ट बोला गया है, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट। तो आपको पता है जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं यंग बंगाल मूवमेंट की, तो यंग बंगाल मूवमेंट में किसका कंट्रीब्यूशन था? विवियन डेरियोजा का कंट्रीब्यूशन था। ये एक मिनट, हाँ यहां पर ध्यान दीजिए, इट वॉज स्टार्टेड बाय विवियन डेरियोजा। बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। कौन सा कथन सही बोला गया है? तो ए आपका बिल्कुल सही है, ये याद रखिएगा। यंग बंगाल मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय हेनरी विवियन डेरियोजा, ये परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और हेनरी विवियन डेरियोजा जो थे वो हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर थे। वहां पर ऑप्शन में आपको संस्कृत कॉलेज दिया गया है जो कि गलत है। ये आपके प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में 1826 से 1831 के बीच में, ठीक है क्लास। चलो आगे डिस्कस करते हैं। इस प्रश्न को देखो, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से रिलेटेड ये प्रश्न है। इनका जन्म 1820 में बंगाल में हुआ था, ठीक है। उन्होंने निम्न वर्ग में संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा दिया। उन्होंने विधवा विवाह को वैध बनाने वाले कानून को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो देखिए पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। यहां पर देख लीजिए क्लास, यहां पर पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जब हम ईश्वरचंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो इनका एक बहुत बड़ा योगदान था विधवा पुनर्विवाह में। इन्होंने अपने एकमात्र इकलौते पुत्र का विवाह विधवा से करवाया था, ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने, याद रखिएगा। तो इनका जन्म 1820 में बंगाल में हुआ था। हाँ, he promoted study of Sanskrit to the lower classes, बिल्कुल सही है। he played a key role in passing of the law which made the marriage of widow legal, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रार्थना समाज की मांग नहीं थी? प्रार्थना समाज ने क्या मांग नहीं की थी? विमेन एजुकेशन की मांग प्रार्थना समाज ने की थी। सबसे पहले प्रार्थना समाज की जब बात आती है तो किसका नाम याद रखना है? बताइए, आत्माराम पांडुरंग का, याद रखिएगा। इन्होंने विडो रीमैरिज की बात की थी, ठीक है। एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई थी, लेकिन मैरिज एज को आगे बढ़ाने की बात इसमें नहीं की गई थी। तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और सारे डिमांड उसमें किए गए थे, ये आपका प्रश्न था। अब देखिए, जब भी हम प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो आप याद रखेंगे 1867 में इसका गठन हुआ है। इसका गठन किसके द्वारा किया गया? आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया है। परीक्षा में कई बार पूछा गया है। साथ ही साथ महादेव गोविंद राणे जी का नाम और रामकृष्ण भटनागर जी का भी नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। रामकृष्ण भंडारकर का नाम, ठीक है, क्लियर, याद रखिएगा। लेकिन डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग तो कई बार पूछा गया है, 1867, ठीक है। प्रार्थना समाज और एमजी राणे का भी नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को देखो, ये भी प्रार्थना समाज से ही रिलेटेड है। मैं साइड हो जा रही हूं। या प्रार्थना समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सही है?
बोला गया है? यह भारत के आर्य समाज की एक शाखा है या हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था? इसकी स्थापना वर्ष 1860 में हुई थी। ठीक है, उसके बाद इसने अंतरजातीय विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह और दलित वर्गों की महिलाओं के उत्थान जैसे सामाजिक सुधारों पर ध्यान दिया था। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? अभी थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस भी किया है आपसे। यहाँ पर या भारत के आर्य समाज की एक शाखा थी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आर्य समाज की शाखा ये नहीं थी। या हिंदू धर्म के भीतर एक सुधार आंदोलन था, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें अंतरजातीय विवाह, विधवाओं के पुनर्विवाह और दलित वर्गों की महिलाओं के उत्थान की बात की गई है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले भी बताया है, इसका गठन 1860 में नहीं 1867 में किया गया है। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग द्वारा। क्लियर है? याद हो रही है ना चीजें? याद रखिएगा। चलिए, अरे हाँ, इस प्रश्न को देखिए। यहाँ पर क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन वेदों के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार था? मैंने अभी आपको बताया है स्टार्टिंग में ही, जब हम लोग ने सत्याग्रह प्रकाश की बात की तो मैंने आपसे पूछा था कि बैक टू वेदास किसने कहा है? बैक टू वेदास दयानंद सरस्वती द्वारा दिया गया है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती को इसका क्रेडिट जाता है, टू रिवाइवल ऑफ द वेदास। ठीक है, सी आपका सही उत्तर है। इस प्रश्न को देखिए जल्दी से। यहाँ पर क्या दिया गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। उसके बाद दिया गया है आर्य समाज ने जाति व्यवस्था के अधिकार को अस्वीकार कर दिया था। दयानंद सरस्वती का असली नाम नरेंद्र नाथ था। तो बताइए यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर पहला स्टेटमेंट अगर आप देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो कब हुआ है? 1875 में हुआ है। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना। इसके बाद आप देखिए यहाँ पर आर्य समाज ने जाति व्यवस्था के अधिकार को अस्वीकार किया, एकदम सही है। ठीक है, एकदम सही है। दयानंद सरस्वती का असली नाम नरेंद्र नाथ था, ये गलत है। मूल शंकर नाम था इनका असली। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 2। ठीक है, याद रखिएगा 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आर्य समाज ने बैक टू वेदास की बात की थी कि वेदास की ओर चलो। वेदास में वेद को आप पढ़ेंगे तो वहां पे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये जो दिया गया है, आर्य समाज ने जाति व्यवस्था के अधिकारों को अस्वीकार किया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो बी आपका सही है, थर्ड आपका गलत है। चलिए, इस प्रश्न को देखते हैं हम लोग, क्या दिया गया है यहाँ पर, ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, मुझे बस ये डर लगता है कि आप लोगों को प्रश्न दिखे। पहले क्या करती थी, मैं बोर्ड पे खड़ी रहती थी, प्रश्न पढ़ देती थी, तो कुछ स्टूडेंट्स कमेंट करते थे मैम बोर्ड से साइड तो हट जाया करिए। तो अब मेरे दिमाग में एकदम रहता है कि मैं साइड एकदम हट जाऊं और आराम से आप लोग प्रश्नों को पढ़िए। वीडियो को पॉज करने की आवश्यकता है, वीडियो को पॉज करिए और फिर उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए, दयानंद सरस्वती और भारत में आर्य समाज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका गलत है? तो बताइए कौन सा गलत है? उनका मानना था कि वेद गलत है। अभी मैंने आपको बताया बैक टू वेदास की बात की है। सबसे आसान प्रश्न हो गया ये। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया बैक टू वेदास की बात किसने की है? दयानंद सरस्वती ने की है। आर्य समाज 1875 में जिसका गठन उन्होंने किया, उसमें भी उन्होंने वेदास की ओर लौटने की बात की है, वेदों की ओर। तो यहाँ पर उनका मानना था कि वेद गलत है, ये तो एकदम ही गलत हो गया। तो उत्तर क्या हो जाएगा? सीधे ए। ठीक है, उन्होंने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था। ठीक है, आर्य समाजियों ने बाल विवाह का विरोध किया था, महिलाओं के पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया था, ये भी सही है। तो गलत कौन सा है? इनकरेक्ट, ए आपका इनकरेक्ट है। आगे बढ़े, यहां पर पढ़ लीजिए प्रश्न को, आसान प्रश्न है। ब्रह्म समाज की बात की गई है, देव समाज की बात की गई है, आर्य समाज की बात की गई है, रामकृष्ण मिशन की बात की गई है, संस्थापक और आंदोलन की बात की गई है। ठीक है, तो बताइए यहां पर ब्रह्म समाज की बात करेंगे तो राजा राम मोहन रॉय, आपको पता है। ठीक है, देव समाज की बात करेंगे पंडित शिव नारायण अग्निहोत्री, बिल्कुल सही है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को याद कराया था, जब देव शब्द आ गया ना, देव,
तो देव में आपको दो देवों के नाम याद रखने हैं, शिव भी याद रखिए और नारायण भी याद रखिए। तो शिव नारायण अग्निहोत्री, देव शिव और नारायण, ठीक है, देव शिव नारायण अग्निहोत्री, ये बिल्कुल सही है। आर्य समाज अभी हमने देखा, स्वामी दयानंद सरस्वती, ये भी बिल्कुल सही है। रामकृष्ण मिशन की जब हम बात करते हैं तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस नहीं, ये गलत है आपका। तो यहां पर कौन है बताइए, ये आपका गलत हो गया। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, केवल 2 और 3 सही है। और रामकृष्ण मिशन की बात करेंगे तो आप लोग किसका नाम बताएंगे, विवेकानंद जी का, स्वामी विवेकानंद का, ठीक है। तो बी सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड इन 1897 बाय स्वामी विवेकानंद, ये याद रखिएगा, जो कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। बाल शास्त्री जंबेकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो बताइए, उन्होंने दर्पण नामक एक साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया, वे बॉम्बे के पहले समाज सुधारक थे। इसमें से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। यहां पर दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है, ये याद रखिएगा। 1832 में इन्होंने स्टार्ट किया था वीकली न्यूज़पेपर जिसका कि नाम था दर्पण, बिल्कुल सही है, बाल शास्त्री जाम्बेकर द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था। He was the first social reformer of Bombay, ये भी बिल्कुल सही है, उत्तर आपका सी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब इस प्रश्न को देखिए क्या बोला गया है, बहुत ही आसान प्रश्न है कि स्वामी विवेकानंद ने पहली स्पीच, ठीक है, जो स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष विश्व धर्म संसद में भाग लिया था और स्पीच दी थी वहां पर, बताइए। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो में जो यूएस में हुआ था, उसमें उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था हिंदुइज्म। तो ये किस वर्ष में उनके द्वारा दी गई थी, 1893 में। तो बी आपका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका विवेकानंद से रिलेटेड गलत है। तो यहां पर वे रामकृष्ण के गुरु थे। अभी मैंने आपको बताया कि जब हम विवेकानंद की बात कर रहे हैं तो विवेकानंद जो है वो शिष्य है रामकृष्ण परमहंस के, ना कि गुरु हैं, ठीक है। तो ये तो आपका गलत हो गया। दूसरा स्टेटमेंट, इनकी जो मृत्यु है वो 1910 में हुई थी, बताइए। रामकृष्ण, इसको मैं लिखती चलती हूं, यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये गुरु नहीं थे, ये डिसाइपल थे, ये इनके शिष्य थे रामकृष्ण परमहंस के। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। इनकी मृत्यु 1910 में हुई थी, नहीं। इन्होंने इंडियन कल्चर को प्रमोट किया था, हाँ। उन्होंने भारत के लोगों से अपने उद्धार के लिए काम करने का आग्रह किया था, हाँ, बिल्कुल सही है। बोला है ना स्वामी विवेकानंद ने, तब तक नींद को त्याग दो जब तक कि आपका स्वप्न पूरा ना हो, तब तक, मतलब ये अगर सोते रहोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। जागो, यूथ, बोला है ना, जो नौजवान हैं, जो यूथ हैं, युवा हैं, उनको जागने को बोला और तब तक मेहनत करने को बोला जब तक कि आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। तो पहला दूसरा आपका गलत है। यहां पर क्या बोला गया, इनकरेक्ट, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें इनकी मृत्यु 1902 में हुई थी। क्लियर है क्लास, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रश्न को देखते हैं। लोकहितवादी उपनाम से किसे जाना जाता है, गोपाल हरि देशमुख को, महागोविंद राहणे को, ज्योतिबा फूले को, या फिर बाल गंगाधर तिलक को। तो बताइए यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा, लोकहितवादी नाम से किसे जाना जाता है, तो गोपाल हरि देशमुख को, याद रखिएगा। आपका सही उत्तर क्या है, गोपाल हरि देशमुख को हम लोग लोकहितवादी कहते हैं। ये सब आसान प्रश्न है, परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है। चलिए इसको पढ़िए क्लास, मैं थोड़ा साइड होती हूँ। किसके बारे में ये बोला गया है, इसकी स्थापना ब्रह्म समाज से प्रेरित थी। इसे वर्ष 1864 में मद्रास में स्थापित किया गया। इसने विधवा पुनर्विवाह और लड़कियों की शिक्षा जैसे जाति भेद को खत्म करने की वकालत की।
इसने भी निंदा की कि रूढ़िवादी हिंदू धर्म के अंधविश्वास और रीति रिवाज का। उपयुक्त पैराग्राफ में से किस संगठन के बारे में बोला गया है, ये बताइए। किस संगठन के बारे में ये स्टेटमेंट दी गई है कि इसका एस्टैब्लिशमेंट 1864 में मद्रास में हुआ था। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये पूरा स्टेटमेंट दिया गया है वेद समाज से रिलेटेड, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए 1864 में वेद समाज का गठन हुआ था और इसके गठन में एक बहुत बड़ा योगदान था केशव चंद्र सेन का। यहाँ पर देखिए, वेद समाज विच वॉज established by केशव चंद्र सेन एंड के सिद्धालू नायडू इन 1864, ठीक है, ये याद रखिएगा। नायडू renamed it as वेद समाज एज अ ब्रह्म समाज ऑफ सदर्न इंडिया इन 1871। हो सकता है परीक्षा में पूछ ले कि ब्रह्म समाज ऑफ सदर्न इंडिया, ठीक है, किसे बोला जाता है, तब भी आप क्या उत्तर देंगे, बताइए, वेद समाज को। ये भी प्रश्न बन सकता है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं जो कि आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछे गए हैं। देख लीजिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2021, 22, बीईओ 2006, 2010, 2017, 2006, 2000 में, 2004 में, 2000 में, ऐसे ये सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखते हैं, 1924 में केरल के त्रावणकोर में कौन सा सत्याग्रह चलाया गया था, तो याद रखिएगा वाइकोम सत्याग्रह। हो सकता है परीक्षा में अगली बार पूछ ले कि वाइकोम सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, केरल में, ठीक है, किस वर्ष में हुआ था, 1924 में, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा देखिए, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक कौन थे, ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है। कब पूछा गया प्रश्न है, 2022 में। तो याद रखिएगा, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातंत्र संघ के संस्थापक यतीन्द्र नाथ अजय घोष और फणींद्र नाथ घोष थे, ठीक है, लिख लीजिए। अगर उत्तर आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है और ये रिसेंट का प्रश्न है। दूसरा देखिए, बीईओ 2006 में पूछा गया प्रश्न क्या है, महाराष्ट्र के सुकरात हम किसे कहते हैं, तो एमजी राणे को कहते हैं, ठीक है, एमजी राणे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। फिर देखिए, शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था आर्य समाज ने। अभी मैंने आपको बताया आर्य समाज का गठन किसके द्वारा किया गया है, दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया है। कब किया गया है, 1875 में किया गया है। दयानंद सरस्वती ने क्या कहा था, बैक टू वेदास। शुद्धि आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, आर्य समाज द्वारा चलाया गया था, ठीक है, ये याद रखिएगा। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको रिवाइज करा रही हूं। वह समाज सुधारक जिसने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था, तो ये आपका यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो ध्यान रखिएगा, 1826 का समय है और राजा राम मोहन रॉय 1826 के समय में है। देखिए इंपॉर्टेंट कितना है टाइमलाइन, 1830 के बाद अगर कोई इवेंट होता है और उसमें राजा राम मोहन रॉय का नाम दिया रहता है, तो आप तुरंत गैस मार लीजिएगा कि तब तक तो राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो गई रहती है ना। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना कराते हैं, 1829 में इंग्लैंड जाते हैं और 1830 में इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे 1826 की बात की गई है। वाद समाज सुधारक, ये कोई समाज सुधारक है और सबसे पहला अगर हम समाज सुधारक का नाम देखते हैं ना, तो राजा राम मोहन रॉय को ही याद करते हैं, याद रखिएगा। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन में गेस कर सकते हैं। 1826 का समय है, समाज सुधारक की बात की गई है, जूरी अधिनियम के विरोध की बात की गई है, तो चांसेस है 1826 में राजा राम मोहन रॉय की। तो ऐसे भी आप गेस कर सकते हैं पेपर में, ठीक है। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई है, आप सभी को पता है, विलियम जोन्स द्वारा की गई है। कई बार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। दलित वर्गों का संघ स्थापित किया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अब देखिए, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे, मैंने आपको बताया ना प्रार्थना समाज के बारे में। तो प्रार्थना समाज के बारे में जब मैंने आपसे डिस्कस किया तो मैंने आपसे कहा कि प्रार्थना समाज में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग जी का नाम आपको याद रखना है, नोट कर लो। अब पेपर में प्रश्न पूछा है कि महाराष्ट्र में
प्रार्थना समाज के मुख्य संचालक कौन थे? तो एमजी रहाणे थे। और देखिए एमजी रहाणे से ही रिलेटेड ये प्रश्न यहां पर बना है, जिसमें बोला गया है महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? तो एमजी रहाणे को कहा गया है। याद रखिएगा, महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा गया है? एमजी रहाणे को कहा गया है। ठीक है, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संचालक कौन है? एमजी रहाणे हैं। ठीक है, प्रार्थना समाज के संस्थापक में अगर आत्माराम पांडुरंग का नाम दिया रहेगा तो आप टिक लगाकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी कर दी थी? तो 14 वर्ष कर दी थी। ये याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी कर दी थी? 14 वर्ष कर दी थी 1872 में। यहां से भी पीसीएस में प्रश्न बना है, पहले बना है, लेकिन हो सकता है फिर रिपीट हो जाए। महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? यहां पर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ये ध्यान रखिएगा। यहां पर आपको ऑप्शन में दिया रहेगा किसके नेतृत्व में हुआ है। तो आत्माराम पांडुरंग जो थे ना, वो केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित थे, तो यहाँ पर केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में। लेकिन अगर परीक्षा में आपको आत्माराम पांडुरंग जी का नाम दिया रहेगा तो आप वो टिक लगाकर आएंगे क्लास। सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूं उसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यहाँ पर केशव चंद्र सेन के नेतृत्व की बात की गई है, इसका मतलब यहाँ पर आत्माराम पांडुरंग और एमजी रहाणे इन लोग का नाम नहीं दिया होगा। हाँ, जो आत्माराम पांडुरंग थे वो केशव चंद्र सेन से इंस्पायर्ड थे, ये चीज याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाली वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो पटना था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसको डिलीट मार दो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लास। वन लाइनर क्वेश्चन स्पेशली आप लोगों के लिए लाया गया है ताकि आपका जल्दी जल्दी रिवीजन हो सके। अब परीक्षा आ रहा है ना, इसमें से अगर कोई एक भी पॉइंट आपको नहीं आता है तो आप याद कर सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः क्या कर दी गई थी? 14 और 18 वर्ष। मतलब लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 वर्ष डिसाइड की गई थी और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष डिसाइड की गई थी। याद रखिएगा, ये पीसीएस प्रीलिम्स 2012 में और यूपी आरओ 2013 में पूछा गया प्रश्न है। पश्चिम भारत के डीके कार्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में याद किया जाता है? तो स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए डीके कार्वे को याद किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी ये रिसेंट परीक्षा में भी कहीं पे पूछा गया था। तो याद रखिएगा, जब भी डीके कार्वे जी का नाम आए तो आपको स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह दोनों याद रखना है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब। ये 2002 में पूछा गया है। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। ठीक है, महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अभियान का नेतृत्व किसने किया था? ये लोअर में पूछा गया था, विष्णु परशुराम पंडित। ठीक है, ये याद रखिएगा। महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह हेतु अधिनियम का नेतृत्व किसने किया था? विष्णु परशुराम पंडित द्वारा किया गया था। यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा। ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया है? ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। याद रहेगा, अभी स्लाइड से हटती हूं, फिर आराम से स्क्रीनशॉट लेना। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बाल गंगाधर तिलक द्वारा दिया गया है। इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु कब हुई थी? 1833 में हुई थी। ठीक है, 1833 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है। वह आंदोलन जिसको राष्ट्रीय स्वतंत्रता का मुस्लिम युद्ध के रूप में माना जाता है वो वहाबी आंदोलन था। ठीक है, क्लियर क्लास? तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इनको यहां पर डिलीट कर देती हूं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। यहां पर स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिए क्लास, ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी रहे। ठीक है, याद रखिएगा,
इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1833 में हुई है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला है कि इंग्लैंड में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु 1830 में हुई है। इसको ध्यान से सही कर लीजिएगा, 1833 में इनकी मृत्यु हुई है। ठीक है, 1833 में। चलिए, 19वीं शताब्दी में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? राजा राम मोहन रॉय द्वारा की गई थी, आपको पता है। स्वामी दयानंद के कुल अनुयायियों ने डीएवी नामक स्कूल और कॉलेज का एक नेटवर्क शुरू किया था। डीएवी में ए का पूर्ण रूप क्या है? एंग्लो। चलो, ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। लाला लाजपत राय डैश संगठन के एक सक्रिय सदस्य थे, किसके? आर्य समाज के। ये याद रखिएगा, आर्य समाज जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की है। ठीक है, शुद्धि आंदोलन भी इसी से रिलेटेड था। बैक टू वेदास, दयानंद सरस्वती। और अगर पूछेगा लाला लाजपत राय किस संगठन के सक्रिय नेता थे, तो आप आर्य समाज के बारे में बताएंगे। आगे देखते हैं। सुधारवादी संस्था वेदों को समस्त ज्ञान का स्रोत मानती थी। ये आर्य समाज में बोला गया है ना, बैक टू वेदास, याद रखिएगा, बैक टू वेदास। यहां पर 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है? दयानंद सरस्वती द्वारा की गई है। यह भी चीज मैंने आपको बता दी है। करसन दास मूल जी और दादोबा पांडुरंग डैश से जुड़े थे, जिसने जाति व्यवस्था जैसी बुराइयों के खिलाफ काम किया और विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो किस मंडली से जुड़े हुए थे? करसनदास मूलजी और दादोबा पांडुरंग। तो याद रखिएगा, परमहंस मंडली से। ठीक है, परमहंस मंडली से ये जुड़े थे। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना है, हटा दूं? ध्यान दीजिएगा क्लास, सारे ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं आपके परीक्षा के लिए। आगे बढ़ते हैं। शिकागो में वह विश्व धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था ना, जिसमें विवेकानंद ने हिस्सा लिया था। 1893 में इन्होंने शिकागो में स्पीच दी थी। अमेरिकन्स को क्या बोला था? भाई और बहनों करके संबोधित किया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, आपको पता है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो मैडम ब्लावस्की और ओलकाट का नाम याद रखिएगा। थियोसॉफिकल सोसाइटी, और थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ने के लिए एनी बेसेंट आई थी। ठीक है, बोला जाता है एनी बेसेंट जो है वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की फाउंडिंग मेंबर्स थी, नहीं। एनी बेसेंट बाद में मेंबर बनती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी के। थियोसॉफिकल सोसाइटी के फाउंडिंग मेंबर में आपको नाम याद रखना है मैडम ब्लावस्की का। ठीक है, इसमें कभी मत कंफ्यूज होइएगा, एनी बेसेंट बाद में जुड़ती हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी से, फाउंडिंग मेंबर नहीं थी। 1863 में कलकत्ता में स्थापित मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा। ठीक है, ये याद रखिएगा। 1863 में कोलकाता में मोहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना नवाब अब्दुल लतीफ द्वारा की गई थी। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक किसे कहा जाता है? ये भी नवाब अब्दुल लतीफ खान को कहा जाता है। ठीक है, मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक बंगाल में। भोपाल की बेगमों ने 20वीं सदी की शुरुआत में डैश में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की गठन किया था। इसका उत्तर नहीं दिया गया है, और ध्यान रखिएगा ये आपका एसएससी हवलदार का प्रश्न है। ठीक है, इसको हटा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मद्रास का वेद समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था, ये भी एसएससी का प्रश्न है। ओरु जाति ओरु मातम ओरु देवम मनुष्यानु, मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर की विचारधारा की वकालत किसने की थी? नारायण गुरु ने की थी। ये एसएससी में पूछा गया प्रश्न है। एक बार बस गो थ्रू कर लीजिए। मेरे कहने का मतलब क्लास ये है कि एक बार आप लोग गो थ्रू कर लीजिए, मतलब एक बार उसको पढ़ लीजिए। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए तो आप उत्तर दे लेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादा फोकस आप यूपी पीसीएस के जो क्वेश्चन पूछे गए उन पर रखिए और आरओ एआरओ पे रखिए। लेकिन इसको भी एक बार देख लीजिए जल्दी से। यहाँ पे इस स्लाइड में जो प्रश्न दिए गए हैं वो एसएससी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज मैंने आपको बता दिया, नारायण गुरु द्वारा बोला गया था मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर के बारे में। ठीक है, आरजी भंडारकर
डैश सुधारवादी संस्था के लोकप्रिय नेता थे, प्रार्थना समाज के। ठीक है, और प्रार्थना समाज के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आत्माराम पांडुरंग। भारतीय और पश्चिमी संस्कृति के मिश्रण का प्रतिनिधि करने वाले एक संस्कृत कॉलेज के प्रधानाचार्य कौन थे? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर को आप लोग विधवा पुनर्विवाह के लिए भी जानते हैं। 1927 में 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, एमजी रहाणे और जीवी जोशी द्वारा कौन सी संस्था का स्थापना किया गया था? पूना सार्वजनिक सभा। ये आपकी परीक्षा में पूछा गया है। पूना सार्वजनिक सभा से रिलेटेड कौन कौन है? तो एमजी रहाणे और जीवी जोशी। ठीक है, विधवा पुनर्विवाह संघ 1861 की स्थापना किसने की थी? गोविंद महादेव गोविंद रहाणे, जिनको कि हम एमजी रहाणे कह रहे हैं, जिनको कि महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। ठीक है, और याद रखिएगा प्रार्थना समाज से भी ये रिलेटेड है। आध्यात्मिक सत्य की खोज के लिए गठित तटबोधिनी सभा, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 1839 में तटबोधिनी सभा का गठन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी हैं। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही, याद रखिएगा, 1842 में ये ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं और 1866 में जब ब्रह्म समाज का स्प्लिट होता है तो आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा की जाती है। यहां पर देखिए, ज्योतिबा फूले डैश में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। तो ज्योतिबा फूले की जब हम बात करते हैं तो इन्होंने 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सत्य शोधक समाज से रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है कि सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है ज्योतिबा फूले द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका स्क्रीनशॉट लेना है क्लास, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, उस समय ब्रिटिश भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल कौन था जब सती प्रथा अवैध व दंडनीय घोषित की गई? तो मैंने आपको बताया है सती प्रथा को 1829 में राजा राम मोहन रॉय के अथक प्रयासों के द्वारा उन्मूलन हुआ और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक था। 1829 ईयर भी याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय सुधार संघ का निर्माण कब हुआ है? 1870 में। यहां पर देखिए, ब्रह्म समाज की जब हम बात करते हैं राजा राम मोहन रॉय की हम बात करते हैं। दूसरा, रामकृष्ण मिशन की जब हम बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद की हम बात करते हैं। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा राव फूले। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर देखिए, ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है, रिसेंट का प्रश्न है। बोला गया है इस समाज से, मतलब ये जो आपके ऑर्गेनाइजेशन थी, इंस्टीट्यूशन थी, ये कहां पर है? जैसे राधा स्वामी सत्संग आगरा में, ठीक है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में, देव समाज लाहौर में, ठीक है, भारत धर्म महामंडल हरिद्वार में। ध्यान से देख लीजिए क्लास, ये आपकी परीक्षा में पूछे गया प्रश्न है। यहां से मैं इंक डिलीट कर दे रही हूं ताकि अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ले लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी से। देव समाज याद रखिएगा, लाहौर में इसकी स्थापना हुई है 1887 में। शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम याद रखिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री का नाम। चलिए अब इस प्रश्न को देखते हैं, क्या दिया गया है। परमहंस मंडली की बात की गई है। प्रश्न को पढ़िए। अभी तो हमने वन लाइनर क्वेश्चंस देखा, अब हम फिर देखने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस को। परमहंस मंडली जो है इसका गठन 1840 में हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना था। इसका मुख्यालय कलकत्ता में था। और आखिरी आपको दिया गया, इस समूह के सदस्य हिंसा में विश्वास करते थे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? आपका सही उत्तर यहां पर क्या होगा? ध्यान दीजिएगा क्लास, इसमें बोला गया है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। ठीक है, इनकरेक्ट है ये बोला गया है। तो परमहंस मंडली की जब हम बात करते हैं तो इसका गठन कब हुआ है बताइए? 1840 में,
बताइए। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, परमहंस मंडली का गठन 1840 में नहीं 1849 में हुआ है। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में नहीं बॉम्बे में था। दादोबा पांडुरंग द्वारा इसका गठन किया गया है। तो पहला तो आपका गलत है, इस प्रश्न में इनकरेक्ट बोला गया है, तो पहला तो आपका इनकरेक्ट है ही है। ठीक है, तीसरा भी आपका इनकरेक्ट है। चौथा देखिए, द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप बिलीव्ड इन अ वॉलेंट मीन, इस समूह के सदस्य हिंसा में विश्वास करते थे, नहीं, ये भी गलत है। तो यहाँ पे आपका 1, 3, 4 गलत है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य जाति व्यवस्था को समाप्त करना था, हाँ इसका मुख्य उद्देश्य था। तो यहां पर आपका सही उत्तर डी होगा। क्यों? क्योंकि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है, ध्यान रखिएगा। अब जो चीज बताने जा रही हूं उसको ध्यानपूर्वक से सुनिए, आप लोग ध्यान से सुनिए। परमहंस मंडली की जब हम बात करते हैं तो आपको याद रखना है दादोबा पांडुरंग का नाम यहाँ पर। ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। ही वॉज द फाउंडर, और 1849 में इन्होंने इसको फाउंड किया है। कहां पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां था? मुंबई में था। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यशोधक समाज, अब तो आपको पता ही है सत्यशोधक समाज की जब हम बात करेंगे तो हम ज्योतिबा राव फूले जी का नाम याद रखेंगे। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या हो गया? डी आपका सही उत्तर है क्लास। देखिए 1873 में कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है, का विरोध करने के लिए ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था। क्लियर? आगे बढ़े। सत्यशोधक समाज ने देखिए क्या दिया गया है, बिहार में आदिवासियों के उत्थान के लिए आंदोलन किया था, नहीं। गुजरात में मंदिर में प्रवेश आंदोलन चलाया था, बताइए, नहीं। पश्चिम में किसान के पंजाब में किसान आंदोलन चलाया था, किसान आंदोलन, नहीं। पश्चिम भारत में जाति विरोध आंदोलन चलाया था, हाँ। और किसके द्वारा सत्यशोधक समाज आपका ऑर्गेनाइज किया गया था? ज्योतिबा राव फूले द्वारा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये सब। सी आपका सही उत्तर है। ये भी याद रखिएगा 1873 में ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज का गठन किया था पुणे महाराष्ट्र में 1873 में, और ये कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था। चलो इस प्रश्न को देखिए क्या दिया गया है। गुलामगिरी जाति सॉरी क्लास, बहुत खराब खांसी आ रही है। पढ़िए आप लोग, इसको पढ़िए। 1 मिनट मैं पानी पी लूं थोड़ा सा। चलिए बताइए, गुलामगिरी की बात की गई है। गुलामगिरी जाति विरोधी आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य पथ था। निम्नलिखित में से कौन सा इस पुस्तक का लेखक था? तो कौन लेखक था? अभी जिसकी हम बात कर रहे हैं ज्योतिबा राव फूले। तो यहां पर आपका सही उत्तर बी हो जाएगा। यहाँ पे बी, इसको मैंने गलती से सी मार्क कर दिया है, बी। ठीक है, तो यहाँ पर अब याद रखिएगा, जब भी हम ज्योतिबा राव फूले की बात करेंगे तो आपको याद रखना है 1873 में पुणे में महाराष्ट्र में इन्होंने सत्यशोधक समाज का गठन किया है। ठीक है, क्लियर है? जो कि एंटी कास्ट था आपका, मतलब कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट था। और गुलामगिरी भी किसके द्वारा लिखी गई है? मुख्य पत्र किसके द्वारा लिखा गया है? ज्योतिबा राव फूले द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यहां पर क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल नहीं है? सतनामी आंदोलन घासीदास, मतुआ महासंघ हरिदास ठाकुर, आत्मसम्मान आंदोलन ईवी रामास्वामी, ठीक है, और उपयुक्त सभी। तो यहां पर आपका सही उत्तर क्या होगा? बोला गया है कौन सा करेक्टली मैच्ड है क्लास, ध्यान दीजिएगा, कौन सा करेक्टली मैच्ड है। तो यहां पर जब हम सतनामी आंदोलन की बात करते हैं तो घासीदास एकदम सही है। ठीक है, मतुआ महासंघ हरिदास ठाकुर सही है। और ये तो आपके परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कि आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया है? ईवी रामास्वामी द्वारा। ये तो याद ही रखिएगा। यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही है और उत्तर डी हो जाएगा। क्लास आप लोगों को समय मिल रहा है ना प्रश्न पढ़ने के लिए? ऐसा तो नहीं है कि उत्तर बहुत जल्दी दे रही हूँ। कहीं पर भी ऐसा लगता है तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो डी आपका सही उत्तर है। अब देखिए
स्लेवरी वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया। भारत में दास प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो 1843, 1850, 1851 या 1855। याद रखिएगा, स्लेवरी को एबॉलिश करने के लिए, दास प्रथा को एबॉलिश करने के लिए चार्टर एक्ट 1833 में कहा गया था, और स्लेवरी आपकी अंत हुआ है स्लेवरी का 1843 में। ये याद रखिएगा, ए आपका सही उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस खत्म। तो ये आज का लेक्चर यहीं पर आपका खत्म होता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हमने देखी जो कि आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण थी। ठीक है, इसीलिए हमने वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से भी चीज़ों को देखा कि एक दो पॉइंट जो आपका छूट जाता है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न होते हैं, तो उसको भी हम डिस्कस कर ले ताकि एक भी पॉइंट ना छूटे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं जो आज के सेशन में मैंने आपको बताई। आने वाली क्लास में हम और प्रश्नों को डिस्कस करेंगे क्लास। तब तक आप खूब पढ़िए। ठीक है, कहीं पर भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे बताइए। मैप के लिए अलग से सीरीज चल रही है, वो कंटिन्यू रहेगी। नॉर्थ अमेरिका हमने डिस्कस कर लिया है। आप में से किसी स्टूडेंट ने कहा था मैम कैपिटल याद कराने को। ठीक है, तो मैं फिर एक चीज आपको बताना चाहूंगी, कैपिटल वाले में हम क्या करेंगे, जो पास्ट ईयर्स के जो क्वेश्चंस है ना, पास्ट ईयर्स में आज तक जिन जिन कंट्रीज का कैपिटल पूछा गया है, खाली उन कैपिटल्स को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मेरा मानना है कि सब याद करने बैठोगे तो वो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले, क्वेश्चन फंस जाए और आपका आंसर सही हो जाए, लेकिन थोड़ा स्मार्टली पढ़ने की आवश्यकता है। तो जब कैपिटल वाला टॉपिक आए या फिर आपसे ट्राइब वाला क्वेश्चन पूछे, तो इन सब में हम क्या करेंगे, पीवाईक्यू ही डिस्कस करेंगे। तो पीवाईक्यू जब हम डिस्कस कर लेंगे ना, तो हमको एक आइडिया मिल जाता है। और ज़्यादातर ऐसे प्रश्न में आपको सुमेलित करने को दिया रहता है, या फिर पूछा जाता है कि कौन सा सही सुमेलित है, एक कोई गलत फाइंड आउट करने के लिए, सही फाइंड आउट करने के लिए, ऐसा ही दिया रहता है। तो वहाँ पर पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन हमारे लिए मददगार साबित होते हैं, तो वही काम हम करने वाले हैं। ठीक है, अब आपकी परीक्षा पास आ रही है तो अपना पूरा समय सही ढंग से लगाइए पढ़ने में। ये नहीं कि अब चले 3-3, 4-4 पुस्तक लेके बैठ के पढ़ें, नहीं। आप क्वेश्चंस लगाइए, मैक्सिमम पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस को लगाइए, मॉक टेस्ट दीजिए, देखिए किस टॉपिक से आपके कौन से प्रश्न गलत हो रहे हैं, और उन टॉपिक को बार बार क्या करिए, रिवाइज करिए क्लास। और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। तब तक मैं आपसे यही कहूँगी कि खुद पर भरोसा रखिए। ठीक है, सबसे ज़्यादा आपको भरोसा खुद पर रखना है क्लास। आप किसी भी मैच से तभी आउट हो जाते हैं जब आपको खुद पर भरोसा ना हो। अब खुद सोचो, बैटिंग करने गए हो, घबरा रहे हो, पेट में दर्द हो रहा है, तो बोल्ड होने के चांसेस होंगे ना। लेकिन यहीं पर अगर आप अपने पे भरोसा रखेंगे, ठीक है, और एक गहरी सांस लेकर एक गहरी सांस छोड़िए और गहरी सांस भरिए और कहिए कि मेरे अंदर ये काबिलियत है। ठीक है, अपने आप को काबिल बनाइए, अपने पे भरोसा रखिए। जब आप अपने पे अहंकार मत करिए, अहंकार दूसरी चीज है। जब मैं ही वाली भावना आती है ना, तब वो अहंकार कहलाती कि मैं ही इस परीक्षा में खाली उत्तीर्ण होऊंगा, मेरे ही अंदर खाली योग्यता है। नहीं, ये अहंकार होता है। लेकिन हाँ, ये विश्वास होता है कि मैं इस परीक्षा में सफल होऊंगा। तो आपको अहंकार नहीं दिखाना है सोसाइटी में जाके, और चिल्लाना नहीं है बाहर जाके कि भाई मेरा एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, आपको खुद शांत वातावरण में अकेले बैठ के खुद को शीशे के सामने खड़े होकर यकीन दिलाइए कि मैं इस परीक्षा में सफल होऊंगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए क्लास, दुखी सब है, सबके जीवन में दुख है। ऐसा कोई भी नहीं है जो आप जिसको कहेंगे अरे वो बहुत सुखी है, नहीं, सब दुखी हैं जीवन में। लेकिन दुखी होने का अर्थ ये कभी नहीं होता है कि कुछ ना करें। ठीक है, करिए, पढ़िए। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तब
समय बीतता जाएगा। कल भी रात होती थी, दिन होता था, हवा चलती थी, बारिश होती थी, फूल खिलते थे, फूल मुरझाते थे, किसी की ट्रेन छूटती थी, किसी की फ्लाइट छूटती थी, किसी को भोजन भरपेट मिलता था, किसी को नहीं मिलता था। ऐसे दुनिया चलती रहेगी, चलती रहेगी। लेकिन आपका समय खत्म होता जा रहा है। तो जब भी निराश होइए, थोड़ी देर, सबको निराश, हर कोई निराश होता है, लेकिन खुद से पूछिए कि क्या मेरे निराश होने से कुछ हाथ लगेगा? क्या आपके पास कोई ऐसा मंत्र है जिसको आज आप बैठ के पढ़ दीजिए और भगवान आपके सामने ऐसे आके खड़े हो जाए और बोलो मेरे पुत्र या मेरी पुत्री? ऐसा कुछ नहीं होता है। जीवन में परिश्रम, संघर्ष सबको करना पड़ता है, ठीक है? और किसी का भी जीवन बहुत सरल नहीं है। सब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। तो पढ़िए, सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में रखिए, पॉजिटिव सोचिए, ठीक है? और एक स्माइल के साथ पढ़ते रहिए, स्माइल के साथ, और थोड़ा सा जो भी मिस्टेक हो रही है उसको सुधारते हुए। ये लाइन तो हमेशा याद रखिएगा, सफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो। हमारा चाहे व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे हम कहें कल आप ऑफिसर बन जाएंगे, तो आप प्रशासनिक सेवा में जाएंगे, वहाँ पर कोई आपसे भूल हो गई हो। भूल तो मनुष्य द्वारा ही होती है ना, हमारे ही द्वारा भूल की जाती है। जैसे अभी ऐश्वर्या मैम ने ही बोल दिया था 1830 में राजा राम मोहन रॉय की मृत्यु हुई है, गलती से। 1833 मैंने बताया, 1833 बार बार बोल, गलती से 1830 निकल गया। ऐसे ही मैप वाले क्लास में गलती से कनाडा को यूएस से बोल दिया और मेरे स्टूडेंट्स ने पकड़ा उस चीज़ को। लेकिन आप ही में से कुछ स्टूडेंट ने लिखना, मैम कोई बात नहीं, ह्यूमन एरर हो जाता है, ठीक है? तो गलतियां सबसे होती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, लेकिन उन गलतियों को पहचानना, जानना, सुधारना ही एक अच्छे जीवन का संकेत होता है, ठीक है? तो हमेशा अपने जीवन में सुधार के अवसर खुद को दीजिए, दूसरों को दीजिए, ठीक है? और खुद सुधार करिए भी, चाहे वो आपकी पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे वो आपके व्यक्तिगत जीवन में। और हमेशा खुद पर विश्वास रखिए, ईश्वर आपको ज़रूर सफलता देगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि आप लोगों को सफलता जल्दी से जल्दी मिले और आप लोग ऑफिसर बनने के बाद ऐश्वर्या मैम से मिलने आए, ठीक है? तो क्लास खूब पढ़िए, खूब आगे बढ़िए, अपने माता पिता के बारे में हमेशा सोचिए। कुछ लोगों की दुआएं आपके साथ हमेशा है, तो उन दुआओं के लिए आप मेहनत करिए। आज कल आपको सफलता मिलेगी, आपके अपने बहुत खुश होंगे। और हमेशा मुस्कुराते रहिए, मीठा बोलिए, अच्छा बोलिए, जीवन में सब चीज़ बहुत अच्छा होगा। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए। तो धन्यवाद क्लास, आज के सेशन को यही पेंड करेंगे, इससे ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगी। आप लोग का समय बहुत मूल्यवान है, ठीक है? इसीलिए लास्ट में बोलती हूँ, ताकि अगर किसी को ना भी सुनने का मन करे तो वो बीच में लेक्चर को बंद कर सकता है। वो कह सकता है लेक्चर खत्म, मैम के भाषण को नहीं सुनना है, वो जा सकता है। लेकिन अंत में बस आप लोग से यही कहने का मन करता है, खूब अच्छे से पढ़िए, बस विश्वास रखिएगा, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन परिश्रम आप करिएगा, पुट योर 100%। थैंक यू सो मच क्लास। इसी तरीके से मेरे साथ, ऐश्वर्या सिंह के साथ, डिकोड एग्जाम के साथ बने रहिए। थैंक यू सो मच।